नमस्कार। आज हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र का पहले सेक्शन की पहला अध्याय करेंगे, जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र देखेंगे। तो अर्थशास्त्र को हम दो हिस्सों में विभाजित करते हैं, समष्टि या व्यष्टि। व्यष्टि मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्यष्टि की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम मुख्यतः मानव बिहेवियर के बारे में समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि व्यक्ति किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले एक डिसीजन लेता है। वो डिसीजन क्यों लिया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसके दिमाग में होती हैं जिसके बीच में वो चॉइस करके किसी एक चीज़ को लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम तीन प्रमुख चीज़ों को समझेंगे, गुड्स, इंडिविजुअल्स और रिसोर्सेज। गुड्स मतलब सामग्री। तो सामग्री में हम कहेंगे जो फिजिकल टेंजिबल आपको हाथ में फील हो सकती है, वो सभी आपके गुड्स हो गए, जैसे सब्जी, फल, लोहा, कपास। तो ये सारे गुड्स हो गए जो फिजिकल चीज़ें हैं, टेंजिबल हैं। दूसरी तरफ इंडिविजुअल्स हो गए, जैसे कि मैं, जो कि अगर यहाँ पर कहा जाए तो ये चॉइस करेंगे कि उन्हें आज फल खरीदना है या सब्जी खरीदना है। तो ये हो गया डिसीजन मेकिंग यूनिट, जो कि इंडिविजुअल है, जो कि चॉइस कर रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए। तीसरा हो गया रिसोर्सेज। अब कभी भी हम इकोनॉमी में ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल के पास किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। हर व्यक्ति के पास लिमिटेड या फाइनाइट रिसोर्सेज है, पर वो फाइनाइट की डेफिनेशन अलग हो सकती है। एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो एक महीने में 10 किलो फल खरीद सकता हो या 10 किलो सब्जी खरीद सकता हो। दूसरा व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो एक महीने में 30 किलो सब्जी खरीद सकता हो। पर दोनों की ही यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो फाइनाइट हैं। एक का 10 हो सकता है, एक का 30 हो सकता है। तो ये जो चीज़ हम समझते हैं ये रिसोर्सेज के अंडर में आती है। और जो आपका पूरा व्यष्टि अर्थशास्त्र है ये इन तीन ही चीज़ों पर घूमता है, गुड्स, इंडिविजुअल्स और रिसोर्सेज। तो ये तीन प्रमुख चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर पूरे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के सार में समझेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्यक्ति किस तरीके से चॉइस करता है। अब मान लीजिए कि मेरा एक छोटा सा खेत है, तो मुझे उस खेत पे क्या क्या सामान चाहिएगा। मुझे बीज चाहिएंगे, छोटे मोटे औजार चाहिएंगे, फसल उगने के बाद मुझे मार्केट तक पहुंचाने की व्यवस्था चाहिएगी, और वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, फल या सब्जी में से कुछ बनेगा। तो ये चीज़ हो गई एक छोटे फार्म की कहानी। अब अगर फार्म बड़ा है तो क्या होगा, वहाँ पर उसको हाथ के इंस्ट्रूमेंट्स की जगह ट्रैक्टर की ज़रूरत हो सकती है। तो ज़रूरतें हर व्यक्ति की होंगी, पर हर व्यक्ति के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बच्चे धीरे धीरे जैसे जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में आगे बढ़ते हैं भूलते जाते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जब भी हम करेंगे वहाँ पर हम रिसोर्सेज की फाइनाइट या स्केर्स रिसोर्सेज की बात करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, उसको अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अच्छा स्कूल चुन सकता है या वो अपने लिए एक घर खरीद सकता है। तो इस चॉइस को करने के लिए हो सकता है वो व्यक्ति ऐसा डिसीजन ले कि कुछ 2 साल हम किराए के मकान में रहेंगे पर बच्चे का स्कूल अच्छा करवाएंगे, और बाद में हम खुद का घर खरीदेंगे, या फिर अभी 2 साल स्कूल ठीक रहने देते हैं, घर खरीद लेते हैं और बाद में अच्छा स्कूल करवाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक डिसीजन मेकिंग या चॉइस मेकिंग यूनिट हो गई। तो ये यहाँ पर व्यक्ति का एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है, जो कि हम सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में हम सिर्फ नेशनल इनकम, जो पूरा राष्ट्रीय स्वरूप है, उस पर बात करते हैं। रोज़गार की समस्या, एग्रीगेट आउटपुट कितना है, नेशनल इनकम कितना है, तो कीन्स की थ्योरी वगैरह जो है वो सब हम समष्टि अर्थशास्त्र में देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बोला, डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। हर व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के हिसाब से डिसीजन लेने की कोशिश करता है। किसी भी व्यक्ति के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। हर व्यक्ति के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं, पर वो लिमिटेड की डेफिनेशन व्यक्ति से व्यक्ति बदलती रहती है। तो दो प्रमुख समस्याएं हैं जो कोई भी अर्थव्यवस्था देखती है। पहला तो जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और दूसरा जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो समझना ज़रूरी है। अब अगर हम यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझना चाहें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये कहता है कि मेरे पास कोई भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए जो रिसोर्सेज है, जो सामग्री है, वो लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड सामग्री में मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं 4 मकई बो सकती हूँ या फिर मैं 10 नारियल बो सकती हूँ।
अब अगर मैं 4 मकाई के पेड़ उगा रही हूँ या 10 नारियल के पेड़ उगा रही हूँ, तो अगर मकाई होगी तो नारियल नहीं होगा, नारियल होगा तो मकाई नहीं होगी। पर मैं इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन ले सकती हूँ। मुझे ज़्यादा नारियल चाहिए और कम मकाई चाहिए, तो उस कर्व पे मैं उनको सेट कर सकती हूँ। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये मुझे ये बताएगा कि मैं अपना उत्पादन किस हिसाब से करूं, मार्केट में कितनी डिमांड है, क्या उत्पादन करना चाहिए, क्या उत्पादन ज़्यादा बेहतरीन है, किस उत्पादन में किस तरीके के रिसोर्सेज लग रहे हैं, कोई लेबर ओरिएंटेड है, कोई टेक्निकल ओरिएंटेड है, किस में टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, किस में टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें मुझे इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे किस तरीके से मूव करना है वो समझ में आती हैं। तो प्रमुख समस्या क्या है अर्थशास्त्र की? उत्पादन कितना होना चाहिए, एक्सचेंज कैसे होना चाहिए और उस उत्पादन का उपभोग कैसे होना चाहिए, वो हम अर्थशास्त्र में समझते हैं। इसके बाद हम ये मानते हैं कि हर समाज में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज किसी के पास भी नहीं है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम एक चॉइस करते हैं या डिसीजन करते हैं कि मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, और उस चॉइस के आधार पर हम जो ऑप्शंस हैं उनमें आपस में compete करते हैं और उसमें से जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है उसको पिक करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमें कितना उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, किन तरीक़ों से इसका उत्पादन होगा, उत्पादन किसके लिए होगा, किसको कितना मिलेगा और किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है। अब इसमें एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है जो कि वापस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिद्धांत ये कहता है कि अगर मैं सभी नारियल उगाऊं तो मुझे मकाई नहीं उगानी पड़ेगी, पर अगर मैं एक भी मकाई का पेड़ उगाना चाहती हूँ तो मुझे कुछ नारियल के पेड़ों को हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो एक चीज़ को अवेल करने के लिए, मकाई को अवेल करने के लिए मुझे नारियल हटाना पड़ रहा है, और यहाँ पर एक को लेने के लिए आप दूसरी चीज़ को जब छोड़ देते हैं तो उसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि हर एडिशनल यूनिट पर आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है अर्थशास्त्र की, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसमें से हम कौन सी बिंदु को सबसे सही माने। क्या मकाई मार्केट में ज़्यादा बिकेगी या नारियल मार्केट में ज़्यादा बिकेगा? वास्तविकता में क्या रुझान होगा वो किसी को नहीं पता है, पर हम जो पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्केट की, जो पुराने सालों के ट्रेंड रहे हैं, उसको देख के हम आज का उत्पादन करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब अर्थशास्त्र दो तरीके से चल सकता है, या तो एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की तरह चल सकता है या एक मार्केट बेस्ड अप्रोच की तरह चल सकता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सब कुछ सरकार द्वारा निर्धारित होता है। सरकार बताएगी कितना उत्पादन करना है, कितना उपभोग हो सकता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आएंगी, इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर आएंगी, कहाँ पर उद्योग होंगे, कहाँ पर नहीं होंगे, किन इंडिविजुअल्स के पास कम पहुँचेगा, किन के पास ज़्यादा पहुँचेगा। दूसरी तरफ जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है वो मार्केट फोर्सेस से ड्रिवन होती है। मतलब मार्केट में किस चीज़ की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, मार्केट में क्या फिनोमिना चल रहा है, और एक ओपन कंपटीशन, फ्री कंपटीशन होता है जिससे डिमांड और सप्लाई का एक्सचेंज हो सकता है। तो वो हो गया आपका मार्केट इकोनॉमी। तो यहाँ पर हमने मार्केट इकोनॉमी की बात की और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी की बात की। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी आपकी मुख्यतः चीन में देखी गई है, मार्केट इकोनॉमी आपकी मुख्यतः अमेरिका में देखी गई है। भारत में शुरुआती तौर पर जो सरकार थी उसका दबदबा ज़्यादा था, पर अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं और प्राइवेट सेक्टर्स ज़्यादा रोल में आ रहे हैं और सरकार का रोल जो है वो कम होता जा रहा है। इसके अलावा दो और प्रमुख चीज़ें हैं जो हम इस अध्याय में समझेंगे, वो है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव अर्थशास्त्र ये कहता है कि जो भी चीज़ें हैं वो किसी कॉज और इफ़ेक्ट के तहत हैं, वो कारण और उसका जो हल है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, फैक्ट बेस्ड है, और एक चीज़ दूसरी चीज़ से किस तरीके से भिन्न है वो हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग यूनिट को समझती है, तो वो बहुत ज़्यादा ओपिनियन ओरिएंटेड है, व्यक्ति के मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड से जुड़ी हुई है और उसके इंडिविजुअल वैल्यूज़
को समझने की कोशिश करती है, क्या चीज़ उसे पसंद आएगी, क्या उसे पसंद नहीं आएगी। इसी तरीके से माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल व्यक्ति की रिक्वायरमेंट्स, गुड्स एंड सर्विसेज को देखने की कोशिश करते हैं, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें हम नेशनल इनकम को समझेंगे, हम रोज़गार को समझेंगे, टोटल आउटपुट, जीडीपी ग्रोथ रेट, एग्रीगेट प्रोडक्शन कितना है, तो कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना रोज़गार है, प्राइस कितने बढ़ने चाहिए, कितना ग्रोथ हुआ समय के साथ, वो सारी चीज़ें हम समष्टि अर्थशास्त्र में देखेंगे। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम सिर्फ ये देखेंगे कि कितनी ज़रूरत है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या कीमत पे हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र में आती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने अर्थशास्त्र के पहले अध्याय में की। हम आगे के अध्याय में अर्थशास्त्र की और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आएंगे, तो आप चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।